हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। काफी सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ठीक है, 1929 में क्या हुआ, जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ, राइट। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है 1929 का ये लाहौर अधिवेशन, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। जानेंगे हम क्या था लाहौर अधिवेशन में खास, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आई नो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, बल्कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि काफी दिनों से वीडियोस का जो कंटिन्यूएशन था वो टूट चुका था। एक्चुअली थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, तबीयत नहीं सही थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट अब आपके वीडियोस जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, और बहुत जल्द हम अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर लेंगे और दूसरा कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इतने दिनों से जो वीडियोस नहीं पढ़ पा रहे हैं उसके लिए सॉरी, और आगे मैं कोशिश करूंगी, अगर स्वास्थ्य ने पूरा साथ दिया तो आपकी वीडियोस कंटिन्यू पूरी तरीके से रहेंगे। बाकी मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि आपके वीडियोस कंटिन्यूअस आते रहें, राइट। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम आज के अपने सेशन को, जो कि लाहौर अधिवेशन के बारे में है, और इसी अधिवेशन में क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो चलिए, जैसे जिस फॉर्मेट पे हम कर रहे थे उसी फॉर्मेट पे हम करेंगे। पहले नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 1921 में क्या हुआ था, अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, राइट। वो जो अहमदाबाद अधिवेशन था उसमें मौलाना हसरत मोहानी जी ने ये कहा था कि जो स्वराज्य होता है, देखिए स्वराज वर्ड कई बार आया, आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इस नाम को डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कई बार सुना, लेकिन हर स्वराज्य का जो अपना एक मीनिंग था। ठीक है, जैसे जो आपका गांधी जी का स्वराज था वो अलग था। ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू जी का जो स्वराज था वो अलग था। तो किसी ने केवल होम रूल की बात की, जैसे आपके आपके एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय। ठीक है, किसी ने पूर्ण स्वराज की बात की, किसी ने केवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, किसी ने उसको केवल सेल्फ रूल बोला। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने स्वराज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया। बट जो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें मौलाना हसरत मोहानी जी ने कहा था कि जो एक्चुअल में स्वराज है वो किसी भी तरीके के फॉरेन कंट्रोल, यानी किसी भी तरीके के विदेशी नियंत्रण से मुक्त और संपूर्ण स्वतंत्र और संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया उसे जाना चाहिए। ठीक है, और इसी को कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। ठीक है, ये होम रूल, सेल्फ रूल, ठीक है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन कर देना, ये सब नहीं चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब किसी भी तरीके का विदेशी कंट्रोल, किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रोल हम पर ना रहे, हम बिल्कुल भी कॉलोनाइज ना रहें। ठीक है, अब 1921 में जो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी CR दास, लेकिन वो जेल में थे, ये भी हमने पढ़ा था, राइट। वो जेल में थे, तो हकीम अजमल खां जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिए ऑफिशियली अध्यक्ष वही थे, लेकिन अब जब वो जेल में थे तो किसी ना किसी को तो प्रिसाइड करनी पड़ेगी ना मीटिंग, तो प्रिसाइड किसने की थी, हकीम अजमल खां जी ने प्रिसाइड की थी। आगे बढ़ेंगे हम। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1928 में, ये याद रखिएगा। देखिए 1929 में हुआ आपका लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन होता है उसके एक साल पहले का और एक साल बाद का जो अधिवेशन है वो भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कोलकाता अधिवेशन में कि वो 1 महीने में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लें। अब ये नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं बनाई थी, ये बनाई थी मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और इसी नेहरू रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन है वो हमारा इस नेहरू रिपोर्ट पे ही बेस्ड है। जैसे फंडामेंटल राइट्स थे इस नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था,
तो बहुत सारी चीजें इस नेहरू रिपोर्ट में थी ऑलरेडी। तो कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें, मतलब ब्रिटिशर्स को ये कलकत्ता अधिवेशन में अल्टीमेटम दिया कांग्रेस ने कि या तो आप नेहरू रिपोर्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो शर्तें हैं, उसको मान लें, अदरवाइज हम जन आंदोलन करेंगे, उसके लिए तैयार रहें। तो निर्धारित समय सीमा में सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को कोई आंसर नहीं दिया। तो दिसंबर, जैसा कि हमेशा हम जानते हैं कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था, तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या हुआ, कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। अब ऐतिहासिक क्यों था? क्योंकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया कि जो हमारा कांग्रेस का जो एकमात्र अब उद्देश्य है वो पूर्ण स्वराज्य है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, ये डोमिनियन वगैरह ये सब हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में रावी नदी के तट पर, भाई लाहौर कहाँ है, रावी नदी के तट पर, वहां पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है कि 31 दिसंबर 1929 को आधी रात में जब मध्य रात्रि का घंटा बजा, ठीक है, 12 बजे, तो क्या हुआ कि जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने लाहौर में, जो कि कहाँ है, रावी नदी के तट पे, वहां पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। और कांग्रेस समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। अब यहां से एक और चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि क्यों, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो क्यों 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 की डेट हमने चुनी इसको लागू करने के लिए, जिसे आज हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर क्यों 2 महीने का हमने टाइम लिया गणतंत्र या क्या बोलते हैं, आपका संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने का समय क्यों लिया? तो वो इसीलिए लिया क्योंकि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी का जो दिन था वो हमारे इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। राइट। तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने 2 महीने हमने वेट किया, संविधान बनने के बावजूद 2 महीने वेट किया, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया उसी डेट को, और आज हम उस डेट को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और आपके इस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। ठीक है, हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता, और स्वाधीनता क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया, क्या चीजें स्पष्ट की गई, कि गोलमेज सम्मेलन का कोई लाभ नहीं है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी वाली थी, जो हुई भी थी 1930 में, एक देखिए 1930 में हुई, 30, 31, 32 तक चली थी, तीन तीन गोलमेज सम्मेलन हुई थी। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो उसमें यह स्पष्ट किया गया, जो आपका प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज का, कि गोलमेज सम्मेलन का कोई लाभ नहीं है, नेहरू कमेटी के डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। ये कौन से वाले नेहरू हैं, ये मोतीलाल नेहरू वाले नेहरू हैं। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे किसके, आपके पूर्ण स्वराज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने अपने प्रस्ताव में रखे थे, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके पूर्ण स्वराज और लाहौर अधिवेशन के बारे में। चलिए बात करेंगे अब हम क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो देखिए, ये बात कही थी मौलाना हसरत मोहानी ने, कब, 1921 का, जब अहमदाबाद अधिवेशन जब हो रहा था कांग्रेस का। ठीक है,
तब उन्होंने ये बात कही थी। अध्यक्ष तो सीआर दास थे, लेकिन चूंकि वो जेल में थे तो इन्हें अध्यक्षता करनी पड़ी। राइट, तो मौलाना हसरत मोहानी जी ने ऐसा बोला था कि स्वराज का मतलब किसी भी विदेशी कंट्रोल से मुक्त होना। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो ये हसरत मोहानी जी ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उन्होंने ही कहा था कि स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ना कि डोमिनियन एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने कब पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें हमने पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का। लाहौर कहाँ है? रावी नदी के तट पर। अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगेन ये सब आपका नोट्स का ही पार्ट है, तो उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1947 के पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? देखिए, 1947 के पहले 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ठीक है, संविधान दिवस कब होता है? संविधान दिवस होता है हमारा 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? हम 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, शहीद दिवस हम कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। और पूर्ण स्वराज हम कब मनाते थे? 1947 के पहले हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। चलिए नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष में? तो लाहौर अधिवेशन आपका हुआ था 1929 में, उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया, और उसी दिन को पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता दिवस या स्वराज दिवस मनाते थे वो, बट 1947 तक, 1947 तक। उसके बाद जब 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया, 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, फिर हमने 2 महीने वेट किया, फिर उसके बाद 1950, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान पारित किया, और इस दिन को हम अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्योंकि उन्होंने ही 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। लाहौर में रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे इन्होंने झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किसने लहराया था या कब लहराया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लहराया था। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को लहराया था लाहौर में रावी नदी के तट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम की थी? तो सबसे पहले जो अध्यक्षता की थी उन्होंने 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उन्होंने उसमें अध्यक्षता की थी। उसके बाद भी उन्होंने की, लेकिन पहली अध्यक्षता 1929 में की थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि
इस अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ज्यादा फेमस है? तो हम देखेंगे अपने ऑप्शंस। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, बिल्कुल ये सही था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। भाई वो तो पहले ही सुलझ गया था लखनऊ वाले में। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया। आपका ये जो दो राष्ट्रों वाला है ये भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, तो आपका जो ए ऑप्शन वन है ये वन करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे वन आपका ए में है तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन दो पॉइंट्स का कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की प्राप्ति की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ या लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो हमें पता है कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये लाहौर का अधिवेशन था, 1929 में हुआ था, राइट। 1929 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा। देखिए पूर्ण स्वराज तो था, बाकी हम ऑप्शंस को देख के करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी या अस्पृश्यता उन्मूलन। ओके, तो हमें बताना है इनमें से कौन नहीं था। देखिए विदेश नीति भी थी, पूर्ण स्वराज तो हमने टिक कर ही लिया है, राइट, पूर्ण स्वराज तो हमने टिक कर ही लिया है। और सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस जो आंदोलन हमें करना था, जो मूवमेंट था उसकी तैयारी भी हमने की थी, जो कि 1930 में शुरू भी हो गया था, ठीक है, तो उसकी तैयारी। अस्पृश्यता उन्मूलन जैसी कोई चीज की बात उसमें नहीं हुई थी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसी कोई बात नहीं हुई थी इसमें, ठीक है। जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उससे ये क्वेश्चन है कि जो संकल्प स्पष्ट किया गया था उसमें क्या पॉइंट्स थे कि गोलमेज सम्मेलन का कोई लाभ नहीं है, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है, स्वराज सबका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है, और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। तो आपका अस्पृश्यता उन्मूलन जैसा कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, जेएल नेहरू यहाँ लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी हम अभी कवर करेंगे, एज यू ऑल नो हमारा ऑलरेडी काफी लॉस हो चुका है, हम पीछे हो गए हैं, तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं मुझे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिर से, नया टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगेन हम पहले नोट्स की बात कर लेंगे, देन हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। जिसको नोट्स का पार्ट बोरिंग बोरिंग लग रहा है, जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। तो 1929 में जैसा कि हमें पता है कि लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी,
उसमें जो कांग्रेस कार्यकारिणी थी, जो उनकी एग्जीक्यूटिव थी, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव थी कांग्रेस की, उसने कहा कि नहीं, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करिए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में जो कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया गया कि भाई ठीक है, एक आंदोलन होगा सिविल डिसओबीडियंस, जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा होगा। ठीक है, मतलब इज्जत के साथ हम आपको बाइकॉट करेंगे, सविनय अवज्ञा। राइट, तो उसके लिए जो एक बैठक हुई वो हुई, और उसमें ये कहा गया कि गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया जाए। राइट, तो महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। काफी इंपॉर्टेंट है ये दांडी मार्च, डेट याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, और कहां से? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुआ। उसमें उन्होंने कुछ साथी चुने थे, उनके साथ उन्होंने सत्याग्रह के लिए कूच किया, यानी कि स्टार्ट किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल, राइट, 6 अप्रैल को वो कहां पहुंचे? 6 अप्रैल को वो पहुंच गए आपके दांडी। ठीक है, दांडी। दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया, और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब दांडी जगह है, गुजरात में है। राइट, 24 दिनों की यात्रा की, पैदल यात्रा की अपने साथियों के साथ, वहां गए। दांडी में क्या प्रॉब्लम थी? वहां पर सोचिए, इतना समंदर है गुजरात में, कोस्टल लाइन सबसे लंबी है गुजरात, इतना नमक होता है वहां समुद्र से, और वहां पर भी उन्होंने सॉल्ट पर ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा रखा था कि अब नमक खाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा भाई। तो उस नमक कानून को तोड़ने के लिए वो गए थे, वहां पर गए, और उन्होंने जो भी अपना आंदोलन किया उससे वो कानून को तोड़ा, और फॉर्मली अनाउंस हो गया इस तरीके से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। राइट, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान की तुलना गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से इनमें से किसने की थी? तो याद रखिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसकी तुलना? सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना किससे की थी? तो एल्बा से पेरिस की ओर अभियान की तुलना। एल्बा से पेरिस अभियान किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? राइट, एक सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है, ये उसने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, जो कि एक सटायर था, एक व्यंग्य था। इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। तो इसमें काफी अच्छा जवाब दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा, एक कोट है, जब आप मेंस लिखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज कभी कभी कोट से भी ऐसे आ जाता है कि इनमें से किस समाचार पत्र ने ये स्टेटमेंट दिया था, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो पूरे देश में फैल चुका था। तमिलनाडु में तांजौर तट पर गांधीवाद नेता सी राजगोपालाचारी, राइट, तमिलनाडु में तांजौर तट पर गांधीवादी नेता थे सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत ये दांडी ग्राम पहुंचे, और उन्होंने दांडी में आए सभी विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। शक्ति मतलब ब्रिटिशर्स के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई, अधिकार यानी हम इंडियंस, तो शक्ति के विरुद्ध ही अधिकार की ही तो लड़ाई थी। हमें क्या चाहिए था? हमें कोई पार नहीं चाहिए थी, हमें किसी को कॉलोनाइज नहीं करना था, हमें बस अपने इस जो हमें कॉलोनाइज किया गया था इसे तोड़ना था, हमें अपने अधिकार चाहिए थे बस। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया। मतलब कि उनको नमक गोदाम में पहुंचना था, उससे पहले उनको गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। अब ये यरवदा जेल कहाँ है? ये है पुणे में।
यरवदा जेल नाम याद रखिएगा, एक तो ये कहाँ पर है, और गांधी जी को इसमें डाला गया था, संजय दत्त को भी इस जेल में डाला गया था, राइट। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता बन गए। मतलब जहां गांधी जी को पहुंचना था, जिस फैक्ट्री में, वहां पर अब्बास तैयबजी पहुंच गए, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। ठीक है। अब जब वो भी गिरफ्तार हो गए, तो सरोजनी नायडू जी ने मोर्चा संभाला, वो पहुंच गई धरसना नामक गोदाम पे। ठीक है। और इस जो आपका आंदोलन था, उसका नेतृत्व किया। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर में थे, इन्हें हम फ्रंटायर गांधी भी बोलते हैं। तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर था, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में एक एसोसिएशन बना। ठीक है। एक संघ बना, जिसे खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार एक स्वयं सेवक संगठन बनाया उन्होंने। और क्योंकि इस संगठन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे, तो इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब इस संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों के से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक आंदोलन संगठित किया और श्रमजीवियों की हालत में सुधार में मांग की। मतलब जो लेबर क्लास था, उसकी भी जो लाइफ, जो भी हालत थी, उसमें सुधार की इन्होंने मांग की थी। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर के मुसलमान थे, वो भी खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा में शामिल हुए और उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर के गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली, याद रखिएगा, पेशावर के गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाया कि यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला ग्याडी नेल्लू ने किया था। और वहां पर इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। कहां पर? जो नॉर्थ ईस्ट है, जहां स्पेशली मणिपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका नाम जिया तरंग आंदोलन था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसका जो अध्यक्षता है इस आंदोलन की नॉर्थ ईस्ट में, वो गैडिनेल्यू ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1930, दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। ठीक है। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया, मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ब्रिटिशर्स को, तो अब गांधी जी ने कहा कि अब मैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स करूंगा, लोगों को आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। तो वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में लग गए। फिर 1934 में, अच्छा देखिए, 1930 में ये स्टार्ट हुआ था आपका सविनय अवज्ञा, और ये चलता रहा 1932, एक अलग अलग पार्ट में पूरे इंडिया में चल रहा था ना। तब इंटरनेट तो था नहीं कि आपको अपडेट मिल जाए इंस्टाग्राम पे कि अभी यहाँ पे खत्म हो गया, अभी यहाँ पे शुरू हो गया। 1931 भी आया, फिर 32 भी आया, फिर 33 भी आया। फाइनली अक्टूबर 34 में गांधी जी क्या क्या किया उन्होंने, जब असफल हो गए इस सविनय अवज्ञा में, तो वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में उन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया। ठीक है। और इसी बीच में देखिए 30, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई। आगे हम पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो कुल मिलाकर अक्टूबर 1934 से गांधी जी ने क्या किया, ये पूरा समय अपना हरिजनोत्थान, हरिजन कौन होते हैं? दलित, दलित्स, राइट, जिन्हें आज की डेट में हम एससी बोलते हैं, एसटी बोलते हैं। बेसिकली स्पेशली इसमें एसटी आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जिन्हें हम बोलते हैं। ये शेड्यूल्ड कास्ट हम वर्ड नहीं लाए हैं। ये शेड्यूल्ड कास्ट अगर बात करें सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, तो मैं स्पेस देख लेती हूँ। यस, तो ये जो एसटी वर्ड है, ये जो आपका शेड्यूल कास्ट वर्ड है, ये सबसे पहले यूज हुआ था 1927-28 में, जब साइमन कमीशन आया था इंडिया। ठीक है। साइमन कमीशन जब इंडिया पहली बार आया, तब उस कमीशन में की रिपोर्ट में सबसे पहली बार शेड्यूल कास्ट वर्ड का यूज हुआ। उसके बाद बात करें कब यूज हुआ, तो उसके बाद यूज हुआ आपका 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुआ, और आज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, राइट। तो ये वर्ड है, एग्जिस्ट करता है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो शेड्यूल कास्ट है, जिसमें हम दलित वर्ग को रखते हैं। ठीक है।
पहले जिन्हें फॉर्मली अनटचेबल्स बोला जाता था, बट अब ये वर्ड नहीं है और हम नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो ये एससी वर्ड का ओरिजिन मैंने आपको बताया कि ये जो, क्योंकि हरिजन की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, तो वर्ड एससी भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड कहाँ पहले यूज हुआ और कैसे कैसे ये आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट। तो सक्रिय राजनीति से स्वयं को उन्होंने हटा लिया और अपना जो अपने आप को पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में इनबिल्ट कर लिया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ठीक है, इसकी स्थापना की और हरिजन नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया था, राइट। तो ये था हमारा नोट्स का पार्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो जब लाहौर लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें कहा गया कि ऐसा है, या तो आप नेहरू रिपोर्ट को माने, अदरवाइज हम जन आंदोलन करेंगे। फिर 1929 का ही जो लाहौर सत्र था, रिपोर्ट तो मानी नहीं उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, तो हमने क्या किया, शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो लाहौर सत्र से शुरू हुआ, राइट। चलिए, नेक्स्ट है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, साबरमती आश्रम से शुरू हुई, ठीक है। कहाँ गई? 24 दिनों की लंबी यात्रा तय की, 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर पहुंचे, राइट। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। ये सब चीजें याद रखनी है। दांडी यात्रा की गई, कब की गई? तो 1930 में की गई थी, राइट। 1930 में दांडी यात्रा चली आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था दांडी मार्च, दांडी यात्रा जिसे हम कहते हैं, राइट। चलिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कहां से की थी? तो उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, वहां से शुरू किया था। तो साबरमती आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? सविनय अवज्ञा उन्होंने, देखिए, 12 मार्च को वो साबरमती आश्रम से निकले, कहां पहुंचे? 6 अप्रैल को वो कहां पहुंचे? वो पहुंच के आपके दांडी, दांडी पहुंचे। तो दांडी जब पहुंचे, वहां नमक को मुट्ठी में लिया, नमक कानून को तोड़ा, तो वहीं से तो फॉर्मली स्टार्ट हुआ ना। तो दांडी में जाके आप साबरमती नहीं लगाएंगे, साबरमती से तो नमक आपकी जो है सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं शुरू होता। जब उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, तब फॉर्मली ये अनाउंस हो गया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है, राइट। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर साबरमती माना है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, जब शुरू हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ठीक है, देखिए, इसमें कह रहा है कि जब आपका सॉल्ट सत्याग्रह हुआ या दांडी मार्च जब हुआ, ठीक है, तो कौन से स्टेट के लोगों की संख्या ज्यादा थी उस मार्च में? तो भाई देखिए, इतना ज्यादा ना ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट था, ना इतना ज्यादा लोगों के पास कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट था। 1930s की ये बात हो रही है, ठीक है, 30 की बात हो रही है। तो ऑब्वियस बात है, जिस स्टेट में वो काम हो रहा होगा, उसी स्टेट के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो गुजरात में ये चीज हुई, साबरमती से शुरू हुई, दांडी तक गई, तो गुजरात के लोगों को ज्यादा पता चला, तो गुजरात के लोग ज्यादा सब पार्टिसिपेट किए, है ना। चलिए, देखिए, पूरा वेबसाइट से हमने देखा है, यहाँ से पूरे वेबसाइट से नाम देखे जा सकते हैं कि कितने लोग हैं जो क्योंकि चुन चुन के गए थे ना, ऐसे जनरल लोगों को नहीं ले लिया था दांडी यात्रा में गांधी जी ने। गुजरात से 32 लोग थे, महाराष्ट्र से 13 लोग थे। तो देखिए, अपने अपने स्टेट का, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गुजरात से 32 थे याद रखिए, महाराष्ट्र से 13 थे, नहीं। अगर आप गुजरात पीसीएस दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुजरात से कितने लोग थे। देखिए, मैक्सिमम कहाँ से थे, मिनिमम कहाँ से थे,
ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम गुजरात से थे, ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम का देखिए, आंध्रा से भी एक थे, उत्कल से भी एक थे, कर्नाटका से भी एक थे, बिहार से भी एक थे, बंगाल से। तो मिनिमम का मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बन सकता है। बस अब एक बार ये देख लीजिए कि तमिलनाडु, आंध्रा, उत्कल, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, यहाँ से और सिंध, सिंध यहाँ से मिनिमम थे। ठीक है, यहाँ से क्या थे, मिनिमम थे। तो मिनिमम मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम गुजरात से थे। बाकी आपका जो स्टेट स्टेट पीसेस अगर आप देते हैं, जैसे यूपी पीसेस अगर आप दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी से कितने लोग शामिल थे आपके दांडी मार्च में। तो 8 लोग थे। कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, बॉम्बे से 2, तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग थी, महाराष्ट्र अलग था। तो ये सब हम देख सकते हैं, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस अपने अपने स्टेट का एक बार देख लीजिए और मैक्सिमम कहाँ थे वो देख लीजिए। राइट, चलिए आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए, फीमेल की बात हो रही है, तो सरोजनी नायडू जी ने लिया था, राजकुमारी अमृत कौर जी ने भी लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने भी लिया था। तो इन सारी ही फीमेल्स ने नमक आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए, तो यहां से देखेंगे हम कि इस आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। उपयुक्त सभी महिलाओं यानी सरोजनी नायडू, अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो देखिए, आपका जो नमक सत्याग्रह था, जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह था, उसमें महिलाओं की भागीदारी मैक्सिमम मानी जाती है। ठीक है, मैक्सिमम इनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। कहां से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। अच्छा, सविनय अवज्ञा, सॉरी, माय बैड। मैंने सोचा कि सॉल्ट सत्याग्रह की बात हो रही है, तो सॉल्ट सत्याग्रह की नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो साबरमती से शुरू हुआ। सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी पहुंचे, दांडी में नमक को मुट्ठी में लिया और नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फॉर्मली स्टार्ट कर दिया। तो दांडी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ कब? जब दांडी मार्च हो गया। राइट, दांडी मार्च हो गया, अब गलती नहीं होगी मुझसे, दांडी मार्च हो गया। ठीक है, तो होम रूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1916 की बात हो रही है, बंगाल विभाजन 1905 की बात हो रही है, पूर्ण स्वराज 1929 की बात हो रही है। यहाँ लोग इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ, जब दांडी आपका कंप्लीट हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, समर्थन के लिए नहीं। देखिए, रॉलेट एक्ट को 1919 की बात हो रही है ना, रॉलेट एक्ट को बहुत पहले था, 1919 के टाइम पे। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नमक कानून तोड़ने से है। ठीक है, नमक कानून तोड़ने से। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो गांधी जी ने 24 दिन तक यात्रा की थी और वो दांडी पहुंचे थे, तो 24 दिन की यात्रा थी दांडी की। नेक्स्ट है, इनमें सबसे पहले कौन सी घटना घटी? ओके, साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन 1931, 5 मार्च 1931, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो तो 40 की बात हो रही है। ओके, तो साइमन कमीशन ही आया था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो 1942, साइमन कमीशन 27-28 और गांधी इरविन 1931। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के तट पे पहुंचे थे और नमक कानून तोड़ा था। तो दांडी मार्च के लिए जानी जाती है आपकी 6 अप्रैल 1930 की डेट। ठीक है, देखिए, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। बिल्कुल, सॉल्ट सत्याग्रह चलाया गया था। एक्सप्लेनेशन है इसका कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। बिल्कुल,
नमक तो कम से कम मिलना चाहिए। तो आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों चीजें। एक सेकेंड। अच्छा, नमक का टैक्स तो खत्म करा ही था, पर नमक पर जो सरकार का एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसकी समाप्ति की मांग की गई थी, ना कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, राइट। तो ये आपका मोनोपोली खत्म करनी थी, तो आपका रीजन गलत हो जाएगा इसका, राइट। केवल मुफ्त में, देखिए मुफ्त में उपलब्ध कराना भी एक वो था, लेकिन जो मेन आपका उद्देश्य था, टैक्स तो हटना ही था, बट जो नमक पर उन्होंने मोनोपोली कर ली थी, मतलब एकाधिकार था कंपनी का, उस एकाधिकार को समाप्त करना था, इसलिए किया गया था। चलिए, जब कोई चीज जैसे गलत हो जाती है उसको करेक्ट करो तो वो लाइफ टाइम याद रहता है। जैसे आप अगर कोई चीज अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं, तो वो आपको ज्यादा टाइम तक आपकी मेमोरी में रहती है, ठीक है। तो ये चीजें अब मैं भी नहीं भूलूंगी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, नर्मदा जेल में भेजा गया था ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। देखिए उस समय जितने भी लोग शामिल हुए थे सॉल्ट सत्याग्रह में, उन सभी को सजा दी गई थी। तो बी ऑप्शन, ये आपका जो टू है वो करेक्ट होगा। तो टू करेक्ट होगा, वन आपका करेक्ट नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब के एम मुंशी और इन सब का नाम देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उस समय जो लोग थे उनको दी गई थी। हाँ, सरोजनी नायडू जी ने, देखिए सरोजनी नायडू को नहीं मिली थी सजा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी दांडी नौसारी जिला गुजरात में जगह है, तो वहां का मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया, और नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें यरवदा जेल पुणे भेज दिया। इस प्रकार प्रश्न में जो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है हमारा। और नमक कानून तोड़ने पर सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी, इन सभी को सजा दी गई थी, राइट। नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये किससे संबंधित है, तो ये गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है, ठीक है। उन्होंने बोला था, विदेशी पत्रकारों को बोला था। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा फॉल्स है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, बिल्कुल। या नमक कर विरोध करना, नमक के पर कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। यह पूरी तरह पैदल मार्च था, बिल्कुल। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, देखिए नमक बनाया नहीं था, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नमक बनाया नहीं था, नमक कानून को, नमक पर को हाथ में लेकर टैक्स का उसका विरोध किया था, जो उस पर टैक्स लगता है, जो कंपनी की मोनोपोली थी उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, बिल्कुल पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है कि साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी करेक्ट है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी, नहीं, इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई थी, ठीक है। तो डेट भी यहाँ पे, दांडी मार्च की डेट भी इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, तो लिया था अब्बास तैयब जी ने, लेकिन अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर लिया सरोजनी नायडू जी ने, राइट। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, तो भाई वो यरवदा जेल में थे, क्योंकि उनको जेल में डाल दिया गया था, राइट। ऐसा वेब मिलर, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने ये सब बताया था। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे को हम भूदान आंदोलन के नाम से के लिए बहुत ज्यादा जानते हैं, जो उन्होंने साउथ इंडिया में स्टार्ट किया था, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में, राइट, नालगोंडा,
याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? उन्होंने एक विदेशी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था, वो था वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर का नाम याद रखिएगा। लुई फिशर भी था, लुई फिशर भी आगे आएगा। ठीक है, तो वेब मिलर था। देखेंगे इसके बारे में। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। धर्सना की विभत्स पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैं पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह मैंने देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मार काट के विद्रोह देखे, लेकिन धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो वो काफी भयानक रहा होगा, राइट। नेक्स्ट है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वो थे वेब मिलर, जिन्हें गांधी जी ने ठहराया था अपने आश्रम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वो वेब मिलर पत्रकार थे, वो गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तांजौर तट पर अभियान संगठित किया था? तो तमिलनाडु तांजौर तिरुचिरापल्ली, कहाँ? सी राजगोपालाचारी जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, साउथ इंडिया में सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों का आह्वान किसने किया था? तो भाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो देखेंगे हम अपने ऑप्शन कि उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातियों क्षेत्रों के अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का, उपनिवेशी शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का ये संगठन था, या राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, या पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध साना है? फिर से हम पढ़ेंगे कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स यानी जो लाल कुर्ती संगठन बना था, उसमें जो खुदाई खिदमतगार जिसका नाम था जिस संगठन का, उसने आह्वान किया था किसका? तो जो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां इसके मतलब एक कह सकते हैं संगठन के अध्यक्ष थे, एक तरीके से इन्होंने ही स्थापित किया था, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर लाल कुर्ती पहनते थे, तो लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन सुनिश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, या स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के। हमने क्लियरली देखा ऊपर के क्वेश्चन में भी कि ब्रिटिशर्स को निकालना और पठानों का क्या था आपका ये पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और ब्रिटिशर्स का विरोध करना, यही हमारा इसका लाल कुर्ती का संगठन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ये इसके प्रमुख नेता थे, राइट। लाल कुर्ती। नेक्स्ट हम देखेंगे 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसे खान अब्दुल गफ्फार खां जी ने संगठित किया था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इतने सारे नाम देख के। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन के चलते हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते हुए जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली नेतृत्व तो कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम निहत्थी भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट है, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो पेशावर वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ठीक है, इनके बारे में हम एक बार देख लेंगे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खां वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता के लिए किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी कि खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम पहनते थे, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती
के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए पेशावर कांड का संबंध वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन कहा जाता था। कहा गया मतलब एक तरीके से उसी का नाम था, उसका सिनोनिम था, और इसको गैडिनेल्यू ने की थी। राइट, नेक्स्ट है हमारा, कुछ मत होइए अभी पहले क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट है हमारा बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। किस आंदोलन का हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, बस इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि कौन से आंदोलन में ये के चलते ये घटनाएं हुई थी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया, तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों यानी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जो थे उसको उन्होंने महत्व दिया। ठीक है, और हरिजनों के उत्थान में बिजी हो गए। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो प्रभावती देवी पटना से बिलोंग करती थी। ठीक है, याद रखिएगा, तो पटना से बिलोंग करती थी प्रभावती देवी। देखिए अब आप कहेंगे कि प्रभावती देवी पटना से बिलोंग करती थी, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या, इससे इंपॉर्टेंट भी कई सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट, बट देखिए एक आया कहाँ है क्वेश्चन, बीपीएससी में आया, बिहार पीसीएस में। राइट, तो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, आपके स्टेट के जिन लोगों का पार्टिसिपेशन है वो तो यही तो होता है ना, स्टेट स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल, ऐसे ही बनता है, कहीं अलग से नहीं आता है। आपके स्टेट से जिन लोगों का पार्टिसिपेशन किसी खास चीज में था वो तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी लोगों के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा आज फिनिश होता है। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, ऐसे ही करके हम 2-2 3-3 करके टॉपिक कवर कर लेंगे और जल्दी से हम अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम गांधी इरविन पैक्ट करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, तो हम इसके साथ दूसरा कोई और टॉपिक भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। राइट, सभी के लिए हेल्पफुल होगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्जाम का भी एक लेवल मॉडिफाई हो रहा है। तो ट्रिकल डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, ट्रिकल डाउन, एक चीज समझाती हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई एक सोर्स है, वाटर का सोर्स, ठीक है, तो यहाँ से जब पानी गिरता है, एक झरना है मान लीजिए, यहाँ पानी गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से पता बहुत ज्यादा गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, फिर नीचे आया, ठीक है, या एक पानी की बूंद करें, एक पानी की बूंद थी वो यहाँ थी, फिर वो यहाँ आई, फिर वो यहाँ आई, फिर वो मतलब ऐसे करके धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो ट्रिकल डाउन हो रही है। तो क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन में भी होता है। कोई क्वेश्चन मान लीजिए आईएएस में आया, ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको, थोड़ा सा ये टॉपिक से हटके है, फिर वो क्या होगा, कुछ सालों बाद वो क्वेश्चन आएगा पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में, फिर क्या होगा, इधर से नहीं बताते हैं, आईएएस में आया, ठीक है, फिर वो ट्रिकल डाउन होके पीसीएस में आएगा। पीसीएस के बाद वो जो आपका स्टेट के आयोग है, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो मैं कह दूंगी यूपी आपका ट्रिपल एससी में आया। इसमें भी कई सारे मतलब ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी होता है, ग्रुप डी होता है, फिर वो क्या होगा आपके टीचिंग के एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, फिर वो टेट सीटेट में आ जाएगा, ठीक है, या इसी बीच में कहीं मान लीजिए कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम होता है, ठीक है, तो वहां आप देखेंगे कि जो लेवल वही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पहले वो यहाँ आते हैं, जब यहाँ से पुराने हो जाते हैं तो वो यहाँ आते हैं, फिर 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 वो लोअर एकदम लोअर लेवल के एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये होती है ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं कहीं पर, अब डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अब आप एकदम लोअर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप क्वेश्चंस यहाँ के पढ़ेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। हाँ, अगर आप यहाँ का पढ़ेंगे तो ये नीचे वाले आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है, तो आप पढ़िए, आप यहाँ का ही पढ़िए ना डायरेक्ट, क्यों आपको छोटी चीजों के लिए सोचना है, आप डायरेक्ट यहाँ का पढ़िए तो ये ऑलरेडी आपके कवर हो जाएंगे। राइट, तो ये थोड़ा टॉपिक से हटके था। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।